A very shining morning to all dear students. In this video we are going to discuss very important topic, that is infertility. Again this topic is from chapter number 4 class 12th biology. पहले heading को देखते हैं. What our heading is saying, this is inability of a couple to conceive a baby, or you can say to continue the pregnancy after having unprotected coitus minimum for 2 years. So what we are observing here is, अगर एक लेडी या कपल बच्चे अपनी फैमिली को स्टार्ट करना चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, इफ़ दे आर प्लानिंग फॉर द प्रेगनेंसी, बट स्टिल वो इस चीज़ को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, ऑल्दो दे आर हैविंग दिस अनप्रोटेक्टेड coitus, or we can say sexual intercourse for a longer period of time. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम 1 week या 1 month के लिए ट्राई करते हैं. We are not going for the use of any sort of contraceptive method, and after 1 month or maybe 2 months we are saying that that couple is having some problem, वो स्ट्राइल है, वो कंसीव आगे नहीं कर सकता है. तो यहाँ पे मिनिमम 2 years की ड्यूरेशन आपको लेनी पड़ेगी, जिसमें वो कपल ट्राई कर रहा है बट फिर भी अपनी फैमिली को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है, या प्रेगनेंसी में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं. So that problem again need to be very very sure after the testing of this male and female couples को टेस्टिंग के लिए सजेस्ट किया जाता है, एंड वंस देयर रिपोर्ट हैज़ केम, तब जाके हम डिसीज़न लेते हैं कि इस कपल को आगे चल के कैसे हेल्प करनी है, बिकॉज हेल्प इज़ ऑलवेज बेस्ड अपॉन व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम दे आर फेसिंग. तो बेटा ये जो प्रॉब्लम है जिनको वो फेस कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, फीमेल टू फीमेल या हम बोले कपल टू कपल वेरी कर सकती हैं. यहाँ पे फोकस करने की बात क्या है कि यहाँ पे मेल एंड फीमेल इक्वली रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं. ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रेगनेंसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फीमेल की है, उसके अंदर फर्टिलाइजेशन होनी है, यूट्रस भी उसका यूज़ होना है, तो प्रॉब्लम जो है स्टेरिलिटी की वो सिर्फ फीमेल में ही पाई जाती है. जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि मेल के अगर स्पर्म हेल्दी नहीं होंगे, अगर उसके गोनेड्स में प्रॉब्लम है, इंसेमिनेट करने में वो इनकैपेबल है, तो जो टेस्ट हैं वो मेल की साइड से भी नेगेटिव आ सकते हैं. तो इसीलिए इनफर्टाइल कपल्स की हेल्प करने के लिए पहले प्रॉब्लम को डायग्नोज करना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. उसके बेसिस पे डॉक्टर्स हैं वो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप फ्यूचर में इन टेक्नोलॉजीज़ की हेल्प लेके अपनी फैमिली को कंटिन्यू कर सकते हैं. So in the very last paragraph we got to see the definition of infertility. After that, in the last 2 lines we got to see what are the different reasons for this infertility. It can be congenital, बाय बर्थ है वो, उसका हम कुछ नहीं कर सकते, कोई बॉडी के अंदर डिफेक्ट है, फिज़िकल हो सकता है, ब्लॉकेज है, फाइब्रोसिस है, कहीं पे ट्यूमर बन रहा है, फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक है, या जैसे हम बोलें कि जो हमारा स्पर्म डक्ट है मेल में, जिसके थ्रू टेस्टिस से स्पर्म चैनलाइज होके पीनस यानी एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक कैरी होते हैं, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज है फिर भी इंसेमिनेट नहीं हो पाते हैं और स्पर्म्स आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट थिंग इज़ साइकोलॉजिकल. साइकोलॉजिकल में बेटा मेन हमारी जो सोसाइटी है उसके प्रेशर के अंडर आके कोई भी फीमेल है, कपल है, इफ़ दे हैव स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, और बार बार अगर वो इस इशू को उठाते हैं उनके सामने, दे आर क्वेश्चनिंग एंड दे आर एक्चुअली टॉन्टिंग देयर कंडीशन, तो ऐसे साइकोलॉजिकल प्रेशर कपल पे डेवलप हो जाता है, खासकर फीमेल पे. पहले ही वो इनसिक्योर है इस चीज़ को लेके, पहले ही एक प्रॉब्लमेटिक फेज से गुजर रही है, एंड आफ्टर टॉन्टिंग of this problematic area from their near and dear or you can say family members, उस पे एक मेंटल प्रेशर और डेवलप हो जाता है, जिसके कारण उसकी साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के कारण जो उसकी बॉडी है एक नेगेटिव वे में रिस्पॉन्ड करने लगती है. ये ड्रग्स भी हो सकती है, अल्कोहल, स्मोकिंग, या हम कोई
एडिक्टिव टैबलेट्स का अगर यूज़ कर रहे हैं तो बॉडी पे इल इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। पाया जाता है स्टडीज़ में कि जो मेल या फीमेल कंटिन्यूस स्मोकिंग या फिर अल्कोहल की इंटेक करते हैं तो उसमें इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिल सकती है, बिकॉज दीज आर गोइंग टू हैव अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द प्रोडक्शन, मोटिलिटी और यू कैन से द वाइबिलिटी ऑफ दिस गैमीट्स या सेक्स सेल्स हम जिसको बोलते हैं, जिसमें ओवम या स्पर्म्स आते हैं। तो इनकी जो फिजियोलॉजी है वो अफेक्ट होती है जब हम बाहर से कोई हार्मफुल, टॉक्सिक या एडिक्टिव ड्रग्स है, अल्कोहल है या हम स्मोकिंग को कंटिन्यू करते हैं। सो दीज आर द बेसिक प्रॉब्लम्स जहाँ पे हम ये देखते हैं कि अगर कपल्स में इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो इनमें से किसी एक प्रॉब्लमेटिक एरिया में फॉल कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे डायग्नोज करना, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में किया, इम्पॉर्टेंट है कि उनकी प्रॉब्लम का मेन रूट कोज क्या है। आगे चल के उनके हेल्प करने के लिए प्रॉब्लमेटिक एरिया का पता होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू सी दिस आर्ट स्टैंड्स फॉर असिस्टेड reproductive technologies. So these technologies are available by medical science to these infertile couples या जो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं या कंसीव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो दिस इज़ अ सेट ऑफ टेक्निक्स, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉब्लमेटिक एरिया पहले उनकी सिचुएशन को डायग्नोज किया जाता है और फिर इनमें से जो अभी हम आर्ट टेक्नोलॉजीज़ को डिस्कस करने वाले हैं इनमें से किसी एक टेक्नोलॉजी को सजेस्ट किया जाता है कपल्स को, ताकि वो प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर पाएँ। सो ऑल दिस टेक्नोलॉजीज़ आर फॉलिंग अंडर द टॉपिक ऑफ असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पे असिस्टेंस का मतलब है हेल्प, जो भी उनमें शॉर्टकमिंग है, फ्लॉज हैं, हम टेक्नोलॉजी की हेल्प उनको प्रोवाइड करके उन कमियों को दूर कर रहे हैं। तो बेटा हमने आर्ट टेक्नोलॉजीज़ को बेसिकली 5 कैटेगरीज़ में डिस्टिंग्विश कर रखा है। वन बाय वन हम इन कैटेगरीज़ को देखते हैं। सो द वेरी फर्स्ट सिनेरियो इज़ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है आउटसाइड, और जैसे कि आगे सजेस्ट कर रखा है हम आउटसाइड ऑफ द बॉडी क्या प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। दिस इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इन यूजुअल केसेस नॉर्मली फैलोपियन ट्यूब जो कि फीमेल में पाई जाती है, जिसको हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, उसके एम्पुला पार्ट में कंडक्ट किया जाता है। नाउ देयर आर द केसेस अगर फैलोपियन ट्यूब में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है, स्पर्म और ओवम की मीटिंग नहीं हो पा रही है या फिर उसके लिए जो डिज़ायर्ड कंडीशंस हैं वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही हैं ओविडक्ट में। सो इन दीज केसेस वी विल बी टेकिंग द ओवम फ्रॉम द फीमेल एंड वी विल बी कलेक्टिंग द सीमेन फ्रॉम द मेल पार्टनर एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू हेयर इज़, बेटा वी विल बी टेकिंग दिस टेस्ट ट्यूब जहाँ पे ओवम है एंड वी विल बी pouring immense amount of the semen directly over the ovum। तो यहाँ पे सीमेन में से जो स्पर्म्स हैं these are getting the prominent chances of fertilization with the ovum and after fertilization, क्योंकि इसको हम टेस्ट ट्यूब में करा रहे हैं तो इसलिए इसको बोला जाता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। हम लेबोरेटरीज़ में, क्लिनिक्स में वो कंडीशंस इस ओवम को और स्पर्म को प्रोवाइड करते हैं जो फैलोपियन ट्यूब में एक्चुअली ये फेस करते हैं। पीएच है, बेसिसिटी है, एल्कलिनिटी है, म्यूकस कितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं, आयंस कौन कौन से रिक्वायर्ड है, तो हम इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ये कोई नॉर्मल टेस्ट ट्यूब नहीं है, नॉर्मल कंडीशंस पे हम इसको परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा हमें प्रिसिजन एंड एक्सपर्ट डॉक्टर्स की हेल्प लेनी पड़ती इस टेक्निक को कंडक्ट करने के लिए। सो दिस इज़ नॉट द नॉर्मल टेस्ट ट्यूब और नॉर्मल कंडीशन में हम बस अपने गैमिट्स को फर्टिलाइज़ नहीं करा रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन बाहर हो रही है, टेस्ट ट्यूब में हो रही है, किसी हॉस्पिटल में हो रही है। इसके बाद बनता है हमारा जाइगोट, और जाइगोट को हम कहाँ पे ट्रांसफ़र करने वाले, बिकॉज बेटा जाइगोट बाहर सरवाइव नहीं कर सकता है। हमने भले ही फर्टिलाइजेशन बाहर करा दी है लेकिन जाइगोट से जब एम्ब्रियोजेनेसिस का प्रोसेस स्टार्ट होता है देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, मोरुला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, फिर इम्प्लांटेशन होता है, फिर पूरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी हम टेस्ट ट्यूब में कैरी आउट नहीं करा सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट
once this zygote has been formed outside the body inside a test tube, so it need to be get implanted back into the fallopian tube or you can say uterus. डिपेंड करता है आप किस स्टेज पे जाइगोट को या एम्ब्रियो को दोबारा से इम्प्लांट कर रहे हैं फीमेल बॉडी के अंदर. सो इसके बेसिस पे कि आप किस स्टेज को पिक कर रहे हैं इम्प्लांटेशन के लिए, हमने यहाँ से इसको दो वे में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. इफ़ वी आर टेकिंग अ जाइगोट विच इज़ लेस दैन 8 ब्लास्टोमेयर्स, अभी तक उसमें 4, 6 या हम कहें एग्जैक्टली 8 जो ब्लास्टोमेयर्स हैं वो डेवलप हो चुके हैं. तो in this condition we will be implanting that zygote into the fallopian tube and this technology is known as zygote intrafallopian transfer, जिसको in short हम ZIFT भी बोलते हैं. ज़ाइगोट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इसलिए पहला हमारा वर्ड ज़ाइगोट आया है. फैलोपियन ट्यूब के अंदर डाल रहे हैं तो सेकंड लास्ट वर्ड जो हमारा है वो फैलोपियन ट्रांसफ़र आया है. ज़ाइगोट को याद रखना है, बाहर हमने डेवलप किया है, लेकिन फर्दर इम्प्लांटेशन के लिए, ग्रोथ के लिए हम उसको फैलोपियन ट्यूब में दोबारा से इंजेस्ट करा देते हैं. बेटा इन दिस इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वी आर हैविंग द सेकेंड ऑप्शन. अगर हमारे पास 8 ब्लास्टोमेयर से ज़्यादा स्टेज आ चुकी है एम्ब्रियो की, सो वी कैन नॉट इम्प्लांट दिस ज़ाइगोट और यू कैन से एम्ब्रियो इन द फैलोपियन ट्यूब. तो ये हमें यूट्रस के पास लेके आना पड़ेगा और हम यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम मेम्ब्रेन में स्क्रीन पे बना रही हूँ इसको यहाँ कहीं पे हम रिलीज़ कर देते हैं, यानी दोबारा से इंजेस्ट कर देते हैं. तो ध्यान दीजिए, इस बार हमने अपना एम्ब्रियो ही पिक किया है बट हमने इम्प्लांट करने के लिए प्लेस चेंज कर चुका है. पहले हम फैलोपियन ट्यूब में उसको इम्प्लांट कर रहे थे या रिलीज़ कर रहे थे. इस बार हमने जो अपना प्लेस लिया है इट विल बिकम यूट्रस, क्योंकि अब वो काफ़ी एडवांस हो चुका है. तो फैलोपियन ट्यूब में हम उसको रिलीज़ नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पे उसके डीजनरेशन होने के चांसेस ज़्यादा है. तो उसको इम्प्लांटेशन करनी है, बहुत जल्दी करनी है, तो यूट्रस के अंदर ही हम उसको रिलीज़ कर देते हैं. सो दीज आर द 2 चांसेस कि जहाँ पे हम बाहर ज़ाइगोट को डेवलप करा के आइदर वी कैन इम्प्लांट बैक इनटू द फैलोपियन ट्यूब if it is less than 8 blastomere or we can implant directly into the uterus. इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा हम करते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन. टॉपिक इसी में ही आता है, इसमें भी हम ट्रांसफ़र करने वाले हैं. मान लीजिए कि जो ज़ाइगोट हम बना रहे हैं अब टेस्ट ट्यूब में ना बन के हम किसी दूसरी लेडी की हेल्प ले रहे हैं. इस फीमेल की बॉडी के अंदर यानी फैलोपियन ट्यूब के अंदर हमने ज़ाइगोट को फॉर्म कर लिया है. यहाँ से हम इसको रिमूव करते हैं और दूसरी लेडी जो कि कंसीव करना चाहती है उसके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्प्लांटेशन का प्रोसेस वो अच्छे से कैरी आउट कर सकती है. सो इन दिस कंडीशन द फर्टिलाइजेशन इज़ अकरिंग इनटू द अनदर फीमेल. वहाँ से हम एम्ब्रियो को रिमूव कर लेते हैं एंड वी आर गिविंग दिस एम्ब्रियो टू द नेक्स्ट और यू कैन से अनदर फीमेल फॉर फर्दर कंसीविंग टू कैरी आउट द प्रेगनेंसी. इस फर्टिलाइजेशन को हम बोलते हैं इन वीवो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन हमारी दूसरी फीमेल हेल्दी फीमेल के अंदर फैलोपियन ट्यूब में परफॉर्म किया गया है, लेकिन प्रेगनेंसी को हम कंटिन्यू किसी दूसरी फीमेल में करा रहे हैं. सो दीज आर द 3 वेज जहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को हम IVF भी बोलते हैं. और ऐसे बेबीज़ जिनका फर्टिलाइजेशन हम बाहर टेस्ट ट्यूब में कराते हैं और बाद में इम्प्लांट कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में फर्दर डेवलपमेंट के लिए, उन बेबीज़ को हम टेस्ट ट्यूब बेबीज़ के नाम से भी जानते हैं. Next technology we will be talking about is GIFT, that is gamete intrafallopian transfer. नाम से ही पता चल रहा है बेटा, यहाँ पे हम ओवम एक डोनर से हेल्दी फीमेल से कलेक्ट करते हैं, क्योंकि जो हमारी फीमेल है कंसीव करना चाहती है उसमें ओवम बनने में प्रॉब्लम है, एक हेल्दी साइज़ का नहीं बन पा रहा है या ओव्यूलेशन में प्रॉब्लम हो रही है. सो हेयर वी ओनली नीड दिस सिंगल सेल दैट इज़ ओवम. तो डोनर से हमें सिर्फ एक हेल्दी ओवम चाहिए
वो हम फैलोपियन ट्यूब में इंसर्ट करा देते हैं और आगे का जो प्रोसेस है नॉर्मल कोइटस के थ्रू एम्पुला रीजन में फर्टिलाइजेशन कंडक्ट होती है। इसके पास एक हेल्दी यूट्रस है तो आगे चल के वो प्रेगनेंसी को सपोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पे हमने सिर्फ गैमीट को ट्रांसफ़र किया है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है बिकॉज बेटा दिस इज़ द प्लेस वेयर फर्टिलाइजेशन विल बी अकरिंग आफ्टर द coitus. So the name here we are using is gift gamete intrafallopian transfer. Next technology we will be talking is intracytoplasmic sperm injection. Here we will be taking a single sperm and we are going to ingest directly into the cytoplasm of the ovum. सिंगल स्पर्म की हम बात कर रहे हैं। सीमेन हमने सेग्रीगेट कर लिया है जो कि हमने उस मेल से लिया था एंड ओवम जो उस फीमेल का है, लेट मी ड्रॉ इट वंस अगेन। यहाँ पे देखिए, सो वी आर टेकिंग अ स्पर्म, here it is the ovum, so we will be taking this single sperm directly into the cytoplasm of the ovum to increase the chances of fertilization. अगर मेल में प्रॉब्लम है बेटा, उसके स्पर्म अगर एक्सेस मोटिलिटी को शो नहीं करते हैं, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में अपने पाथ को कवर करके ओवम तक नहीं पहुंच पाते एम्पुला पार्ट में, तो यहाँ पे स्पर्म हेल्दी हैं, ओवम भी हेल्दी है, लेकिन मोटिलिटी में कमी होने के कारण फर्टिलाइजेशन एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन में हो ही नहीं पाता है। दे आर वेरी स्लो इन देयर मूवमेंट। तो यहाँ पे उनकी मीटिंग होने से पहले ओवम डी जनरेट हो जाता है, स्पर्म अपने गोल को अचीव यानी फर्टिलाइजेशन को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो इस फर्टिलाइजेशन को एनहांस करने के लिए डायरेक्टली हम एक स्पर्म जब साइटोप्लाज्म में रिलीज़ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, माइक्रो इंजेक्शंस होते हैं, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाती है, जाइगोट बनता है और जाइगोट को दोबारा से हम इम्प्लांट कर देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर मेल में कोई फिज़िकल प्रॉब्लम आ रही है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया या यूरेथ्रा के थ्रू वो इंसेमिनेट कोइटस के बाद इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा है, when there is no release of semen into the vagina of a female, that problem is regarded as very serious issue because when there are no sperm which are being used for the process of fertilization into the फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, तो आगे का जो पूरा प्रोसेस है वो अफेक्ट हो जाता है। स्पर्म ही अवेलेबल नहीं है तो नो फर्टिलाइजेशन एंड वी कैन नॉट इमेजिन द बियॉन्ड प्रोसेस ऑफ दिस प्रेगनेंसी। तो यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मेल है या डोनर है उससे हम लेबोरेटरी में आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन है उसके थ्रू उसका जो सीमेन है स्पर्म से कलेक्ट कर लेते हैं एंड अगेन वी विल बी टेकिंग दिस इंजेक्शन। इसमें सीमेन को लोड कराया जाता है और हम इसको फैलोपियन ट्यूब या यूट्रस में रिलीज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमने सीमेन को ही रिलीज़ किया है बट दिस सीमेन हैज़ बीन इंजेक्टेड इनटू द फैलोपियन ट्यूब और यू कैन से यूट्रस ऑफ दैट फीमेल आर्टिफिशियली। टेक्नोलॉजी की हेल्प ली है, पहले हमने उसका सैंपल कलेक्ट किया है लेबोरेटरी में, उसके बाद हमने उसको लोड कराया है इंजेक्शन में या सिरिंज में और उसके बाद हमने उसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इंजेस्ट या रिलीज़ करा दिया है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी की हेल्प ली है, इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प ली है, इसीलिए इंसेमिनेट तो करा रहे हैं हम लेकिन आर्टिफिशियल वे से करा रहे हैं। सो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। फर्टिलाइजेशन के चांसेस को इंक्रीज़ कर देता है तो प्रेगनेंसी ईज में या स्मूथ वे में कंडक्ट हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक वी विल बी डूइंग इज़ इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को हम कलेक्ट करने के बाद जब हम अपने रिप्रोडक्टिव ट्रैक में उसको फीमेल में दोबारा से उसको रिलीज़ कर रहे हैं, दैट टेक्निक इज़ नोन एज इंट्रायूट्रीन इंसेमिनेशन। इंट्रा का मतलब है इनसाइड, यूट्रस में हम रिलीज़ कर रहे हैं सीमेन को तो यूट्रीन वर्ड आया है। इंसेमिनेशन इज़ अगेन रिलीज ऑफ दिस सीमेन बट यहाँ पे इसको हम आर्टिफिशियल वे में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं जहाँ पे मेल को या उसके पार्टनर को, उसके हस्बैंड को प्रॉब्लम हो रही थी इंसेमिनेट करने पे। द लास्ट
टेक्नोलॉजी, और यू कैन से इट इज़ नॉट अ टेक्नोलॉजी, इट इज़ एक्चुअली अ वे जहाँ पे अगर फीमेल का यूट्रस हेल्दी कंडीशन नहीं दे पा रहा है फॉर द प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन, एंडोमेट्रियम नहीं बन पा रही है, या नीचे से जो प्लेसेंटा है हमारा वीक रह जाता है, मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अबॉर्शन बार बार हो रहा है क्योंकि वो अपनी बेबी को, फीटस को होल्ड नहीं कर पा रही है, या हमने दूसरा जैसे अभी डिस्कस किया कि इम्प्लांटेशन ही नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ना तो गैमीट में प्रॉब्लम है बेटा, ना ही फर्टिलाइजेशन में प्रॉब्लम है, फैलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, द प्रॉब्लम इज़ लाइंग इनटू द यूट्रस। सो सैरोगेसी में हम करते क्या हैं, वी आर टेकिंग द help of this uterus, but this uterus will be of some another female. Gametes जो हैं हमारे कपल के होंगे। Look at over your screen, we are having this ovum, we are having this sperm, जिसको हम आर्टिफिशियल वे में इन विट्रो या इन वीवो फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट को डेवलप कर लेते हैं। ओके, नाउ वी आर हैविंग दिस जाइगोट। अब जाइगोट को हम उस फीमेल के अंदर जो कि मदर बनना चाहती है, बायोलॉजिकल मदर बेटा वो है जिससे हमने ओवम पिक किया है, जिससे ओवम हमारा रिलेट करता है, स्पर्म भी हमने उसके मेल पार्टनर से लिए हैं। लेकिन यहाँ पे जो फिज़िकल मदर है, यानी फिज़िकली उसने सिर्फ अपना यूट्रस दिया है, जेनेटिक्स किसी और की है, क्रोमोसोम जीन्स दूसरी मदर के हैं, सेल हमने दूसरी मदर से लिया है, और जो उसका मेल पार्टनर है वो भी बिल्कुल अलग है। अब हम जो हमारी दूसरी फीमेल है उससे सिर्फ और सिर्फ हेल्प चाहते हैं यूट्रस के मीन में। सो दिस जाइगोट जो हमने दोनों में से किसी एक तरीके से डेवलप किया है, चाहे तो उस फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन करा लिया या हमने टेस्ट ट्यूब में उसका फर्टिलाइजेशन करा लिया, और उस जाइगोट को या फिर एम्ब्रियोज को हम रिलीज़ कर देते हैं यूट्रस के अंदर। ये यूट्रस किसी दूसरी फीमेल का है। सो यहाँ पे इस फीमेल को जो 9 मंथ के लिए अपने यूट्रस को अवेलेबल करा रही है, जो बच्चे को डिलीवर करेगी, दैट मदर इज़ नोन एज सैरोगेट मदर। यहाँ पे मैं फिर बोल रही हूँ बेटा, जो उसकी बायोलॉजिकल मदर है, रियल मदर है, जिसके जीन्स इस बच्चे में गए हैं, वो कोई और है। तो दिस प्रोसेस इज़ नोन एज सैरोगेसी। लास्ट में हम इनफर्टिलिटी के टॉपिक को जब रैप अप करते हैं तो बेटा एनसीईआरटी में हमको बहुत अच्छा सजेशन मिल जाएगा दैट द होल एम फॉर दिस मेथड्स, एक कपल अगर इन मेथड को पिक कर रहा है, सो it has to be kept in mind that these process are very very expensive। सक्सेसफुल होने के चांसेस इनके बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं है। मान लीजिए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद भी अगर 3rd मंथ में 4th मंथ में मिसकैरेज हो जाता है, अबॉर्शन कराने की प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ पे कपल को दोनों तरफ से मेंटल प्रेशर आ जाता है, एक डिलेमा में आ जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पैसे लगा के, एक्सपेंसिव मेथड था, पेन भी बहुत ज़्यादा होता है, टाइम पीरियड भी उनको काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ता है, क्योंकि पहले मैंने बताया था टेस्ट होते हैं, प्रॉब्लम को डायग्नोज किया जाता है, फिर सुइटेबल टेक्नोलॉजी के लिए उनको बार बार क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए बुलाया जाता है। तो जो भी इनकी जॉब है या करियर है वो बीच में अफेक्ट होता है। तो यहाँ पे कहने का ये मतलब है बेटा कि इन प्रोसेस की नो डाउट यूटिलिटी एक लिमिटेड सेक्शन के लिए ही अवेलेबल है, क्योंकि हर कोई बेटा इतना जो भारी भरकम अमाउंट है वो अवेलेबल नहीं करा सकता है इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करने के लिए। तो मिडिल क्लास है या वो मिडिल क्लास है वही इन टेक्नोलॉजीज़ को, आर्ट को अफोर्ड कर पाएगी। अगेन सो मैनी कपल हु आर नॉट दिस यू कैन से फाइनेंशियल इन स्टेबल कंडीशन, तो इन टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें इनसे जुड़े हुए इमोशनल, रिलीजियस एंड सोशल फैक्टर भी देखने को मिल जाते हैं। इमोशनल इतना कांटेक्ट नहीं बन पाता है, या रिलीजियस बोले कोई हमारे ऐसे रिलीजन्स होते हैं जो इस चीज़ को परमिट नहीं करते हैं कि आप नेचुरल वे में अपनी बॉडी से कुछ भी थोड़ा सा इधर उधर एडजस्ट करा के बाहर से गैमीट ले रहे हैं, या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को एक्सपोज करना या उन पे ट्रायल करना। काफ़ी हमारे रिलीजन है जो इनको अलाउ नहीं करते हैं। सोशल
में आ जाता है फैमिली या नियर बाय जो सोसाइटी है, इन चाइल्ड को लेके जो कि गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र से हुए हैं या फिर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से लेके हुए हैं, हमेशा उस फैमिली को टोंट करते रहते हैं दैट दिस इज़ नॉट द नेचुरल बेबी, आप इनके पेरेंट नहीं हैं। या बच्चों के अंदर चल के आगे जब वो मैच्योर होते हैं, कुछ भी इनसिक्योरिटी की फीलिंग्स आ जाती हैं, वो इतना रिलेट अपने पेरेंट के साथ नहीं कर पाते हैं। सो द वेरी बेस्ट ऑप्शन फॉर दीज कपल्स कि जो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, दैट दे कैन गो फॉर अडॉप्शन। जो हमारे लेस फॉर्चुनेट या हम बोलते हैं अनफॉर्चुनेट चिल्ड्रन है, जो कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारी सोसाइटी में, पेरेंट्स नहीं हैं, उनकी केयर अच्छे से नहीं हो पाती है। सो इट इज़ वेरी वेरी गुड इफ़ अ कपल इज़ हैविंग ब्रॉड मेंटालिटी, वो किसी की हेल्प कर सकते हैं, किसी ऐसे बच्चे को अपने घर में लेके अपना नाम दे सकते हैं, अपना सरनेम दे सकते हैं और अपनी फैमिली को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको ना ही ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, पेनफुल नहीं होगा, और अल्टीमेट जो आपका एम था, इनफर्टाइल कपल्स का एम था, वो भी पूरा हो जाता है। सो दिस इज़ द वेरी गुड ऑप्शन। इसके लिए कपल को सबसे पहले, मुझे लगता है, पर्सनल व्यू है मेरा, कि सबसे पहले अडॉप्शन के लिए सोचना चाहिए। फिर भी अगर वो कंफर्टेबल फील नहीं कर सकते हैं, सो येस, दीज टेक्नोलॉजीज़ आर वेरी वेरी हेल्पफुल टू कंसीव। Bye everyone, and make notes on this topic, but be remember that all the notes has to be written in points, एक के बाद एक आप इन टेक्नोलॉजीज़ को, क्योंकि प्रॉब्लम्स यहाँ पे अलग अलग हैं, तो अलग अलग आपको हेडिंग बनानी पड़ेंगी। बाय एवरीवन, टेक केयर।